All right. A very good evening to everybody. ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? प्लीज टू रिस्पॉन्स. ऑडियो वीडियो क्लियर. क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक 15 भी हो गया था. 15 तक हो गया था ना. इसके बाद हमें कंटिन्यू करना है. ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम. नो इको इशू. ऑल राइट. ऑल सेट. ओके. तो सब लोग अपने फोन को साइलेंट पे डाल लीजिए मेरी तरह. चलिए. सो क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया था, राइट? Poisson's ratio of a material which has young modulus of 120 GPa and shear modulus of 50 GPa. तो इसका शायद क्वेश्चन हो गया था, नहीं हुआ है तो कर देते हैं. Poisson's ratio पूछ रहा है which has young modulus of elasticity is 120 GPa and shear modulus C is equal to 50 GPa. Right? We know the relation. We know E is equal to 2C 1 plus mu, है ना? रिलेशन पता है हमें. तीन रिलेशन याद करने के लिए बोले थे सुबह आपको. E equal to 2C 1 plus mu. E is equal to 3K 1 minus 2 mu and E is equal to 9kc by 3k plus c. ये तीनों रिलेशन याद करने के लिए बोले थे, ठीक है? याद होने चाहिए एमसीक्यू के लिए. तो अगर हम फर्स्ट रिलेशन को यहाँ पे लगा दें, बिकॉज E is given to me, C is given to me and it is asking for mu, इट्स क्वाइट इजी. रीअरेंज कर लो बेटा. E by 2c और यहाँ पे बचेगा क्या 1, तो उसको -1. दैट इज द वैल्यू ऑफ म्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? तो चेंज करने की देखिए, जब भी रेशियो में आएगा तो यूनिट को चेंज करके अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है? क्योंकि सेम यूनिट में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक, पुटिंग द यूनिट्स एज वेल. ओके. तो E is 120 GPa divided by twice of 50 GPa. तो इट डजेंट मेक एनी सेंस कि आप यूनिट्स को कन्वर्ट करें अननेसेसरली, कोई ज़रूरत नहीं. -1 इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा कितना है 120/100. 120/100 -1 इज इक्वल टू 120/100 कितना हो जाएगा 1.2. 1.2 - 1 इज इक्वल टू 0.2. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है. तो मेरे हिसाब से ये 15 हो गया था. जो लोग नए हैं उनको पीडीएफ या तो ग्रुप में मिल गया होगा, और जिनको नहीं मिला है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम सेंड कर देंगे. दैट इज नॉट अ बिग इशू. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. द डिफॉर्मेशन ऑफ अ बार under its own weight as compared to that when subjected to a direct axial load equal to its own weight will be. तो इस क्वेश्चन के लिए रिस्पॉन्स कर सकते हैं आप. आपके पास है 10 सेकेंड्स. चलिए 20 सेकेंड्स. The deformation of a bar under its own weight as compared to that when subjected to a direct axial load. तो सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन आपको बताया था. बी एंड सी दोनों कैसे हो सकते हैं ताबतुकू भाई साहब? वैसे इनमें से एक ऑप्शन ठीक है आपका. सी. याद है आपको क्लास में आपको बताया था डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट. तो मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था कि आप इसको राउंड बार के लिए कैसे याद करेंगे और इन केस कोनिकल बार के लिए कैसे याद करेंगे. और उसके बाद क्या था टेपर्ड. इन तीनों को याद करा दिया था क्लास में. दिखते कितना रिमेंबर है आपको. तो यहाँ के लिए फॉर्मूला क्या था, याद रखने का तरीका क्या है? जब किसी बार पर, सपोज यही बार ले लेता हूँ मैं, जब किसी बार पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है, सपोज दिस बार इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स P, इट्स नॉट सेल्फ वेट. सेल्फ वेट वाला कंसेप्ट इधर आएगा, ठीक है? जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो डिफॉर्मेशन कितना प्रोड्यूस होता है PL/AE
राइट। तो याद रखने का तरीका क्या था कि अगर सेल्फ वेट की वजह से हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, एवरेज जो ले लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा PL/2AE, है ना। अब कॉनिकल बार क्या है, ये राउंड बार के कंपैरिजन में 1/3 है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3rd पार्ट, ऐसे याद कराया था। तो ये क्योंकि ओनली 1/3 है तो इसका डिफॉर्मेशन भी कितना हो जाएगा, 1/3। तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ PL/AE 2AE इज इक्वल टू 3 2 6 हो जाएगा, ये 6AE। और फिर टैपर्ड में कैसे याद रखने के लिए ट्रिक्स दिया था, डिफॉर्मेशन कैसे लिखते हैं, PL/AE, एरिया को कैसे लिखोगे, तो लिखोगे π/4, 4 ऊपर चला गया, और डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कैसे लिखना है, डी स्क्वायर का मतलब क्या, D1 D इंटू डी। अब यहाँ पे 2 डी है, D1 D2, उसको लिख दो D1 इंटू D2। अरे डी स्क्वायर का मतलब क्या, ट्वाइस ऑफ डी ना, एक बार D1 लगाओ एक बार D2, ठीक है। दिस इज द ओनली ट्रिक टू रिमेंबर, ठीक है, कंसेप्ट नहीं है ये तरीका है याद रखने का। कैसे इतने सारे फॉर्मूले याद रखेंगे, सोम में 75 फॉर्मूले हैं, फिर आरसीसी में है, सॉइल मैकेनिक्स में, तो देयर शुड बी सम ट्रिक्स, राइट। तो ट्रिक के थ्रू हम याद रख सकते हैं, 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला, राइट। ये ईएससी 2017 में आया हुआ प्रीलिम्स में क्वेश्चन है इसी के बेस पे, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो वहां पे अगर डेरिवेशन करने बैठोगे तो फिर पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा, है ना। तो स्मार्ट वर्क करना है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस डेटा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है द डिफॉर्मेशन ऑफ अ बार अंडर इट्स ओन वेट, तो हो गया जी PL/2A एज कंपेयर टू दैट व्हेन सब्जेक्टेड टू ए डायरेक्ट एक्सियल लोड, तो हो गया PL/AE। तो कितना होगा, तो यहाँ पर ये PL/AE है और यहाँ पर ये है हाफ ऑफ PL/AE, दिखाई दे रहा है ना। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो डिफॉर्मेशन है दैट इज PL/AE, एंड सेल्फ वेट की वजह से, ड्यू टू सेल्फ वेट जो डिफॉर्मेशन है वो है आपकी हाफ ऑफ PL/AE। तो आंसर कितना हो जाएगा, हाफ, ठीक है, आंसर हो जाएगा हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए गिवन मटेरियल द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 100 gigapascal and Poisson's ratio is 0.25, वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये रिपीटिव टाइप के क्वेश्चंस आ गए हैं, आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे, सेम टाइप का कंसेप्ट नहीं आएगा। फॉर अ गिवन मटेरियल द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज, सी पूछ लिए, दिया हुआ है 100 गीगापास्कल, 100 गीगापास्कल, एंड पॉइजन्स रेशियो आ गया 0.25, द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन गीगापास्कल, ठीक है, गीगापास्कल में दिया, गीगापास्कल में ही पूछ भी रहा है। तो वी नो रिलेशन E इक्वल टू 2C 1 प्लस म्यू, और क्या पूछे, E को पूछे, तो ट्वाइस ऑफ 100 गीगापास्कल 1 प्लस यूनिटलेस क्वांटिटी 0.25, तो कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 100 इंटू 1.25, तो 1.25 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो क्या बन जाएगा ये 2.5 इंटू 100 इज इक्वल टू 250 गीगा पास्कल, है क्या ऑप्शन में 250, ठीक है। तो कैलकुलेटर को यूज नहीं करना है, ठीक है, ओके। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए बार ऑफ कॉपर एंड स्टील फॉर्म ए कंपोजिट सिस्टम, they are heated to a temperature of 40 degree Celsius, what type of stress is induced in the copper bar, ठीक है। तो अब 5 मिनट के लिए पूरा कंसेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ थोड़ा स्पीड से, इसलिए फोकस करें और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ सुनना है मुझे। वापस आएंगे क्वेश्चन पे, पहले कंसेप्ट कंपोजिट बार का। कंपोजिट बार्स, तो कंपोजिट बार्स के लिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे कंपोजिट बार के, बेटा दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। पहला होगा डिफॉर्मेशन और स्ट्रेसेस प्रोड्यूस
ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे डिफॉर्मेशन, और यहाँ पे डिफॉर्मेशन को स्ट्रेन बोलेंगे, थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन एंड थर्मल स्ट्रेसेस। कंपोजिट बार पे या तो एक्सटर्नल फोर्स लगा के देंगे और पूछेंगे कि कितना, जैसे कंपोजिट बार का मतलब तो समझते होंगे ना, जैसे क्रॉस सेक्शन है, अंदर वाले पार्ट पे कॉपर है, बाहर वाले पार्ट पे स्टील है, तो दीज आर द कंपोजिट मटेरियल, सॉरी कंपोजिट बार्स। तो दोज बार्स और रोड विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू मटेरियल्स आर कॉल्ड एज कंपोजिट बार, है ना। तो सिंगल मटेरियल से नहीं बनते हैं, इसलिए इनका इस सिंगल बार के अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो कॉपर एंड स्टील एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पर कंपोजिट बार की बात करें, जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो दो तीन बातें याद रखनी। पहला कि किसी भी कंपोजिट बार पे यहाँ पे बनाते हैं कंपोजिट बार, अंदर वाले को कॉपर समझ लीजिए और बाहर वाले को स्टील समझ लीजिए। एक एग्जांपल है कंपोजिट बार का। तो whenever these composite bars subjected to the external forces, तो एक्सटर्नल फोर्स जब भी लगेगा तो टोटल लोड विल बी रजिस्टर्ड बाय सम बाय कॉपर सम बाय स्टील। तो यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि या तो ये बता दीजिए कि भाई कॉपर का लोड कितना लेगा, स्टील का लोड कितना लेगा, या फिर ये बता दीजिए कि स्ट्रेसेस किसमें कितने जनरेट होंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे के रखेगा दोनों का, राइट। तो इस केस में पहली इक्वेशन ये बनी और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इंटू एरिया के टर्म्स में लिख सकते हैं, स्ट्रेस इंटू एरिया के टर्म्स में। तो कॉपर के लिए स्ट्रेस इन कॉपर एरिया ऑफ कॉपर प्लस स्ट्रेस इन स्टील एरिया ऑफ स्टील। तो बेटा ये इक्वेशन बन गई। तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, या तो स्ट्रेस निकालने के लिए पूछेगा, और अगर लोड पूछा है तो लोड पूछा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लोड निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ द थिंग इज हाउ टू कैलकुलेट दिस स्ट्रेस इज बिकॉज द इक्वेशन इज ओनली वन। इक्वेशन क्योंकि सिर्फ वन है तो मुझे एक और एडिशनल इक्वेशन चाहिए, क्योंकि दो अननोन वैल्यू है। तो दूसरी इक्वेशन बनेगी आपकी स्ट्रेन इन कॉपर इज इक्वल टू स्ट्रेन इन स्टील। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, स्ट्रेन इन कॉपर इक्वल टू स्ट्रेन इन स्टील। तो स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख सकते हैं कॉपर के लिए, और स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख सकते हैं स्टील के लिए। तो यहाँ से सिग्मा सी की वैल्यू सिग्मा एस के टर्म्स में आ जाएगी। तो यहाँ से सिग्मा सी को आप सिग्मा एस के टर्म्स में लिख सकते हैं, सिग्मा सी को सिग्मा एस के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक गायब हो जाएगा और सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है थर्मल का। तो थर्मल में मैंने मॉर्निंग में बताया था आपको कि अगर अगर मेरा बार फ्री है, फ्री बार है, यानी कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंटेड नहीं है। तो अगर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंटेड नहीं है तो ऐसे में ये फ्रीली एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और जब भी फ्रीली एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट अलाउबल है तो कोई भी थर्मल स्ट्रेस या थर्मल स्ट्रेन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड, दैट डिफॉर्मेशन इज अगेंस्ट द वांट ऑफ द बॉडी। बार नहीं चाहता है कि वो एक्सपेंड करे या कॉन्ट्रैक्ट करे, राइट, लेकिन आप एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसको डिफॉर्म कर रहे हो, तो वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करेगी बॉडी, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेस, ठीक है। तो वहां पे तो डिफॉर्मेशन आने से स्ट्रेस होगा, लेकिन जब बार को हीट किया जा रहा है या कूल किया जा रहा है, टेम्परेचर आइदर राइज हो रहा है या कूल डाउन हो रहा है, तो टेम्परेचर राइज होने में या लोअर होने में जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है उसकी वजह से वहां पर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। तो अगर उन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को आपने प्रिवेंट किया तभी थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन आएंगे। अगर फ्री एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन अलाउ है, अगर फ्री एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन अलाउ है तो उसको हम बोलते हैं फ्री बार। तो फ्री बार में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन अलाउ होता है, जिसकी वजह से कोई भी थर्मल स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं आते, राइट। सो अगर लेंथ है तो फ्री एक्सपेंशन कितना था, फ्री एक्सपेंशन था अल्फा चेंज इन टेम्परेचर इनटू लेंथ, ठीक है। और अगर आपने फ्री एक्सपेंशन को प्रिवेंट किया,
अगर आपने फ्री एक्सपेंशन को प्रिवेंट किया, तो फ्री एक्सपेंशन को प्रिवेंट करने की वजह से यहाँ पर थर्मल स्ट्रेन कितने आएंगे? तो थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है प्रिवेंटेड लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो प्रिवेंटेड लेंथ कितना हो जाएगा? अगर आपने फुल्ली प्रिवेंट किया है, अगर फुल्ली प्रिवेंट किया है तो पूरा का पूरा ये वैल्यू आएगा जो एक्सपेंशन होना चाहता था डेल्टा एल, अभी नहीं होने दी जा रहा है, इंटू ओरिजिनल लेंथ। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। और स्ट्रेस की वैल्यू, थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितना? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते थे तो ई अल्फा डेल्टा टी आ रहा था। ये केस था। ठीक है, अब वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। ये बार ऑफ कॉपर एंड स्टील फॉर्म्स ए कंपोजिट सिस्टम, दे आर हीटेड। अब क्योंकि कंपोजिट बार्स है, ठीक, तो दिस इज कॉपर एंड दिस इज स्टील। तो मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि अल्फा एस ऑलवेज विल बी लेस देन अल्फा सी। स्टील के साथ जो भी कंपोजिट मटेरियल आएगा, स्टील के साथ जो भी कंपोजिट मटेरियल आएगा, स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमेशा कम रहेगा, बाकी जो भी साथ में आ जाए, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, गोल्ड, सॉरी सिल्वर, गोल्ड, जो भी साथ में आए, स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सबसे कम होता है। और इसी वजह से जब आप इसको क्या करते हो, हीट करते हो, जब आप इसको हीट करते हो, तो हीट करने की वजह से, क्योंकि बिकॉज कॉपर का थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला यानी कि फ्री एक्सपेंशन इन द बार कितना होता है? अल्फा डेल्टा टी इंटू एल। तो चेंज इन टेम्परेचर दोनों में सेम है, चाहे कॉपर हो या फिर स्टील हो, तो डेल्टा टी दोनों के लिए सेम है, लेंथ दोनों की इक्वल है। तो एक्सपेंशन कितना होगा ये किस बात पे डिपेंड करता है? तो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना है। जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होगा, उसी का फ्री एक्सपेंशन भी ज्यादा होगा। तो कॉपर का क्योंकि हमेशा ज्यादा होता है, तो कॉपर क्या करेगा इसमें, कॉपर ज्यादा एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, जबकि स्टील की टेंडेंसी क्या है, स्टील रिलेटिवली कम एक्सपेंड होना चाहता है। बट ऐसे तो चलेगा नहीं ना, बिकॉज दे आर कंपोजिट बार्स, और कंपोजिट बार्स हमेशा एक साथ ही डिफॉर्म होंगे। अगर 2 mm का कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो साथ में ही आएगा, स्टील में भी 2 mm और कॉपर में भी 2 mm। अगर ये एक्सपेंड कर रहे हैं, अगर आप हीट कर रहे हो तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होने से अगर 2 mm का एक्सपेंशन है तो 2 mm का एक्सपेंशन स्टील में भी होगा और कॉपर में भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कॉपर का ज्यादा है तो कॉपर भाई तू एक काम कर, तू ज्यादा एक्सपेंड हो जा और मैं कम हो जाऊं, तब तो फिर कंपोजिट बचे ही कहां? कंपोजिट बार्स आर दोज बार्स which are made up of two materials and both the bars are both the bars are rigidly fixed together, they are rigidly fastened together, they are laminated together। उनको एक साथ जोड़ के रखा गया है ताकि डिफॉर्मेशन क्या हो, एक जैसा ही हो। ठीक है, तो यहां पर ये पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा इसको और क्लियर से बना देता हूं कि यहां पर ये पॉसिबल नहीं है कि कॉपर ज्यादा एक्सपेंड कर जाए और स्टील कम एक्सपेंड करे। तो फ्री एक्सपेंशन वैसे तो इतना ही होना चाहिए, लेकिन इनको एक आफ्टर कॉम्प्रोमाइजिंग इन्हें एक स्टेबल स्टेट अचीव करनी पड़ेगी, जिसके लिए कॉपर को क्या करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, और स्टील को थोड़ा सा तान लगना पड़ेगा, है ना। इट इज सब्जेक्टेड टू टेंशन फोर्स एंड यू मस्ट रिमेंबर दीज फोर्सेस। कॉपर इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन नाउ, स्टील इज सब्जेक्टेड टू टेंशन। क्यों? क्योंकि स्टील तो सिर्फ इतना ही आना चाहता था ना, ये तो जबरदस्ती खींचा गया है बिकॉज इट इज अ कंपोजिट नेचर। तो क्योंकि कॉपर ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है, स्टील कम हो रहा है, तो दोनों को कॉम्प्रोमाइज करके एक साथ आना पड़ेगा किसी इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो यहाँ पर कॉपर पे लग रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेसेस और स्टील में लग रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेसेस। ये किसका केस है? ये केस है जब आप इसको हीट करेंगे। लेकिन अगर आप इन्हीं बार को हीट की जगह कूल करते तो क्या होता? इन्हीं बार को अगर आप हीटिंग की जगह कूलिंग कर देते तो नेचर बदल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। दिस इज कॉपर, दिस इज स्टील। अब सपोज करो कि आपने यहाँ पे कूलिंग कर दी, तो जिसकी वजह से श्रिंकेज होगा, और श्रिंकेज क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन किसका ज्यादा है, कॉपर का, तो श्रिंक ज्यादा करेगा। तो कॉपर कहाँ पे आना चाहता है? यहाँ तक आना चाहता है। स्टील कम श्रिंक होना चाहता है,
लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेज तो अटेन करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर कॉपर को क्या करना पड़ेगा, खींच के बाहर आना पड़ेगा, और स्टील को क्या होना पड़ेगा, स्टील को वापस आना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टील पे कंप्रेशन और कॉपर पे क्या होगा, खींच के लेके आ रहे हैं ना, खींच रहा है इसको, खींचने से टेंशन आएगा, यहाँ पे टेंशन। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पर हीट करने से कॉपर में कंप्रेशन आ रहा था, अभी वहीं पे कूलिंग करने से कॉपर में टेंशन आ रहा है। तो नेचर ऑफ स्ट्रेसेस के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टील अगर हीट की बात करें, अगर हीट देते हो, अगर आप टेम्परेचर राइज करते हो, तो टेम्परेचर राइज करने में स्टील हमेशा अंडर टेंशन होगा। और अगर कूलिंग का क्वेश्चन आ गया तो पलट दो, है ना, कंप्रेशन वाले को टेंशन में बदल दो, टेंशन वाले को कंप्रेशन में बदल दो। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, अ बार ऑफ कॉपर एंड स्टील फॉर्म्स अ कंपोजिट सिस्टम, दे आर हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। हीट कर दिया, तो हीट करने से स्टील हमेशा किस में रहेगा, टेंशन में। तो दूसरा वाला जो भी हो, कॉपर हो, ब्रास हो, ब्रोंज हो, हमेशा किस में जाएगा, कंप्रेशन में। तो ये हो गया आपका कंप्रेशन। ठीक है, इस पे फोकस करना है बेटा। सिर्फ एमसीक्यू लगाओगे तो यही एमसीक्यू आएगा, कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो इससे रिलेटेड जितने एमसीक्यू आएंगे सारे बन जाएंगे। एनी डाउट्स, एनी डाउट्स क्लास? ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंक्रीजेस विद कार्बन कंटेंट। क्या सही है? ऑब्वियसली कार्बन कंटेंट को बढ़ाया तो क्या फर्क पड़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इंडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंक्रीजेस विद कार्बन कंटेंट, बिल्कुल सही है, स्ट्रेंथ बढ़ा दो बढ़ जाएगी, यस ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इंक्रीजेस विद कार्बन कंटेंट। अच्छा, और थर्ड स्टेटमेंट है यंग मॉडुलस ऑफ स्टील रिमेन अनचेंज विद द वेरिएशन ऑफ कार्बन कंटेंट। तो बोल रहा है कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कार्बन कंटेंट के बढ़ने से बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है, बताइए, कमेंट कीजिए। 10 सेकेंड ओनली, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, 10 सेकेंड। जिसको आता है वो बताइए। इसको मैं आरसीसी में पढ़ा चुका हूँ, सेम कंसेप्ट है, सोम में और स्टील में भी। स्टील के इंट्रोडक्शन में ही बताई थी ये बात मैंने। अच्छा, तो ध्यान रहे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील। इसको रट्टा मार के ना पी जाओ। और यही नहीं, स्टील की डेंसिटी, स्टील की डेंसिटी, रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये सब क्या है, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील। तो आप कार्बन कंटेंट बढ़ाएंगे तो ग्रेड ऑफ स्टील चेंज हो जाएगा, लेकिन इलास्टिसिटी चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ पे रिजिडिटी आता, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयर मॉडुलस, वो भी चेंज नहीं होता, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बोलता, वो भी चेंज नहीं होता। तो ये वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। तो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इंक्रीजेज विद कार्बन कंटेंट, बिल्कुल गलत बात है ये। यंग मॉडुलस हमेशा अनचेंज रहेगा, चाहे आप कार्बन कंटेंट जो भी रखिए। तो ऑप्शन 1 एंड 3 इज ओनली करेक्ट, तो स्टेटमेंट 1 एंड 3। ठीक है, ओनली 3 आंसर्स राइट, नो इश्यू। चलिए नेक्स्ट, स्टील हैज इट्स यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 400 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अच्छा, सिग्मा वाई दे के रखा है,
स्टील हैज इट्स यील्ड स्ट्रेंथ 400 मेगापास्कल, एक ही बात है, न्यूटन पर एम स्क्वायर और मेगापास्कल, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2 इंटू 10⁵ देख रहे हो, एक को मेगापास्कल में दे रहा है, एक को इसमें, एक ही बात है भाई, सीधा लिख लो। क्यों? क्योंकि 1 मेगापास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। कन्वर्ट करने का टाइम यहाँ पे एमसीक्यू क्लास में नहीं है, क्लास में बताया गया है। अज्यूमिंग द मटेरियल टू ओबे हुक्स लॉ अप टू यील्डिंग, व्हाट इज द प्रूफ रेजिलियंस? बताइए, प्रूफ रेजिलियंस। ठीक है, फास्ट, 10 सेकेंड्स, चलिए 20 सेकेंड्स। क्षमता भी भाई आंसर किया करो थोड़ा जल्दी, गलत होने से भी क्या है। उसके लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ना, एग्जाम में इतना थोड़ा टाइम थोड़ी मिलता है। कितना होता है? सिग्मा वाई स्क्वायर बाई 2 ही होता है प्रूफ रेजिलियंस। जाके मैंने आपको सो ही बोला था कि अगर आपको लेट नहीं कर पा रहे, कैचअप नहीं कर पा रहे, फर्स्ट चैप्टर उठाओ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, नोट्स उठा के पढ़ लो, सब कुछ नोट्स के अंदर है आपके, कुछ नहीं छूटा है वहां पे। कितना दिया है? 400 स्क्वायर बाय 2 इंटू 10⁵ सोल्व कैसे करना है बिना कैलकुलेटर के, वो भी प्रैक्टिस करो। 5 जीरोज हैं, तो 5 जीरो में से 1 2 3 4 चला गया, एक जीरो बच गया, ओके। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ओके। अभी 4 2 जा 8, 8 बचा, 8/10 यानी 0.8 बच गया, ऑप्शन है। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ता है। जो लोग पूछते थे कि सर कैलकुलेटर लाओ, होगा नहीं होगा, अब बताओ कैलकुलेटर की जरूरत है क्या? ये सिंपल कैलकुलेशन भी नहीं करते हो तो एक ही पोस्ट के लिए क्या करें अभी? नो कमेंट्स देन। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे बेटा कैलकुलेटर्स के लिए भी, एक आध क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो वो ट्रैप होते हैं। नेक्स्ट, अभी कंपोजिट का केस बताया था। ए कंपोजिट बार इज मेड अप ऑफ, ए कंपोजिट बार इज मेड अप ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम स्ट्रिप, ओके बना दो। स्टील हो गया तो एरिया ऑफ स्टील ये हो गया, और एल्यूमिनियम कंपोजिट है, ज्वाइन करके रखो, तो एरिया ऑफ एल्यूमिनियम। लेकिन बोल रहा है कि एरिया ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ स्टील है, ओके। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू एल्यूमिनियम इज आल्सो गिवन 3 ड्यू टू एन एक्सटर्नल लोड इफ स्ट्रेस डेवलप्ड इन द एल्यूमिनियम, तो सिग्मा ए दे दिया भैया आपको 30 मेगापास्कल। देन व्हाट इज द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द स्टील बार? सिग्मा एस पूछा है, फर्जी सा क्वेश्चन है। फर्जी क्यों है? इसलिए फर्जी है क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन, अभी देखो आपको यहाँ पे पता है हमने क्या करोगे, यहाँ पे कंपेरिजन कर सकते हो, है ना। इसके अलावा बिकॉज दे आर कंपोजिट इन नेचर, तो इसका एक शॉर्टकट और रखते हैं क्या, कि क्योंकि ये कंपोजिट है तो फोर्स दोनों में इक्वल ट्रांसफर होगा, या इसको आप एक शॉर्टकट मान सकते हैं यहाँ पे, सिग्मा एस ए एस शुड बी इक्वल टू सिग्मा ए ए। तो सिग्मा एस पता नहीं है, ए एस, ओके, सिग्मा ए, यहाँ पे इसको 3 टाइम्स ऑफ ए एस लिख सकते हो, ए एस कैंसिल आउट हो गया, तो सिग्मा एस कितना आ गया, 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए, और सिग्मा ए आपको दे के रखा है 3 × 30, यानी कि हो गया 90 मेगा पास्कल, 90 मेगा पास्कल, खत्म। ठीक है, क्वेश्चन 20 का आंसर 4 आ रहा है, कहाँ से आ रहा है 4? उन्हें कैसे 4 भाई? सिग्मा वाई स्क्वायर बाई 2 ही 400 स्क्वायर,
बाई 2 इंटू 10⁵ 4 1 0 कितना बचा 2 2 4 4 4 एक सेकंड को 412 बाई 2 इंटू 10⁵ 2 4 4 टू 8 सही है 0.8 आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 ट्रू स्ट्रेस sigma is related with conventional stress sigma naught as ट्रू स्ट्रेस क्या होता है व्हाट इज ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेस force by force applied that is P by ट्रू बोल रहा है तो एक्चुअल एरिया लेना पड़ेगा मुझे ट्रू एरिया और कन्वेंशनल स्ट्रेस यहाँ पे कन्वेंशनल स्ट्रेस का मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रेस से है कन्वेंशनल स्ट्रेस का मतलब यहाँ पे इंजीनियरिंग स्ट्रेस से है तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस मतलब फोर्स अप्लाइड बाय ओरिजिनल एरिया ए नॉट ठीक है क्लास में डेरिवेशन हो चुका है 2 मिनट लगेगी देखो वी नो सिग्मा टी क्या हो जाएगा ई बाय ए टी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो ए नोट से ए नोट क्या है ओरिजिनल एरिया से तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको फोर्स पर यूनिट ओरिजिनल एरिया तो ये क्या बन जाएगी वैल्यू ये तो सिग्मा नोट बन जाएगा और क्या बचा ओरिजिनल एरिया बाय ट्रू एरिया ठीक है इफ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल डज नॉट चेंज अगर ऐसा है तो actual area by actual length will be equal to original area into original length because area into length is the volume right तो मुझे क्या चाहिए I am interested to find a नोट by 80 वैल्यू 80 को भेज दो उधर तो a नोट by 80 की वैल्यू क्या बचेगी एल टी बाई एल नोट ये बचेगा अब इसकी जगह ये पुट कर देंगे कहाँ वहाँ पर सिग्मा टी क्या आएगा सिग्मा नोट इंटू ए नोट बाई 80 को पुट कर दो वहाँ पे एल टी बाई एल नोट के टर्म्स में एल टी बाई एल नोट तो सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा नोट एल टी को कैसे निकाल सकते हैं एक्चुअल लेंथ क्या है एक्चुअल लेंथ का मतलब क्या डिफॉर्मेशन होगा तो एक्चुअल लेंथ होगी ओरिजिनल लेंथ प्लस माइनस डिफॉर्मेशन तो ओरिजिनल लेंथ कितनी है यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ है एल नोट और इसमें प्लस माइनस क्या करेंगे ओरिजिनल लेंथ प्लस माइनस डिफॉर्मेशन और डिवाइड में क्या है एल नोट इफ यू डू दैट सिग्मा नोट तो यहाँ पर एलसीएम ये सॉरी स्प्लिट करो एल नोट बाई एल नोट हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल नोट तो डेल्टा एल नोट बाई एल नोट क्या होता है डेल्टा एल बाई एल नोट मतलब चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेन तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 1 प्लस माइनस स्ट्रेन दैट इज द वैल्यू ऑफ ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू आ गई है ठीक है अब एमसीक्यू में रेशियो में पूछा है ठीक है तो इसने सिग्मा टी जिसको मैंने लिया है ट्रू स्ट्रेस को वहां पर इसने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है तो ठीक है इसको हम सिग्मा ले लेते हैं चलिए हो गया अब रेशियो पूछ रहे हैं तो सिग्मा नोट को इधर ले आओ क्या बनेगा सिग्मा बाय ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा सिग्मा नोट रिलेशन क्या बचा 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन ये मिलेगा है कहीं पे 1 प्लस एप्सिलॉन ठीक है अब माइनस नहीं दिया ठीक है कोई बात नहीं प्लस के टर्म्स में सिर्फ दिया ना वैलिड हो रहा है ऑप्शन डी इज करेक्ट ठीक है क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ कंफ्यूजन है क्या सिग्मा वाई स्क्वायर बाई 2 ई ओ 2 रह गया
मैं एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन, सिग्मा वाई कितना था 400 स्क्वायर बाय 2e, और e का वैल्यू है 2 इंटू 10⁵, एक 2 छूट गया, ठीक है। तो यहाँ से 12340, यहाँ से 2 2 जा 4, एक 2 4 गया, तो क्या बचा, सिर्फ 4 बचा, 4/10, दैट इज 0.4। ऑप्शन बी इज करेक्ट है, ठीक है। तो देखो सर से भी गलती हो जाती है जल्दी में, एक दो क्वेश्चन आपके भी प्रीलिम्स में लटकेंगे ऐसे। एनीवे, थैंक्स। किसने बताया ये? मार्शल एंड आई थिंक जमीटो को, थैंक यू गाइस, ठीक है। अच्छा लगा, अटेंटिव हो, ओके। तो ये रिलेशन तो आपको ऑलरेडी क्लास में ड्राइव किया गया था, तो ये याद होना चाहिए। देखो प्रीलिम्स में मैं तो यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ थोड़ा सा। एग्जाम में भाई ये सब करने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, देखते ही फॉर्मूला अगर याद होगा तो फटाक से आंसर लगाओगे, अगर आप डिराइव करने बैठे हुए तो पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्यों ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की ढंग से, तो मैं लास्ट टाइम पे रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक। नाउ फॉर द लोडेड बीम, for the loaded beam shown in the figure, the correct shear force diagram is, तो इसका करेक्ट शेयर फोर्स डायग्राम क्या है? देखिए मैं तो इसको देखते ही बना दूंगा, आप बताइए, आप बताइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, अब तो गुड राइट आंसर। एनीबॉडी एल्स? नो? चलिए, फॉर द लोडेड बीम शोन इन द फिगर द करेक्ट शेयर फोर्स डायग्राम। अब इसको देखिए, अगर आप एग्जाम में इसको बनाने लगेंगे, सोल्व करेंगे, तब तो भाई हो गया एग्जाम। आपको यहाँ से कैसे पता करना है, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे L डिस्टेंस पे P लगा हुआ है, यहाँ से भी L डिस्टेंस पे P लगा हुआ है, और बीच में क्या है 2L। इसका मतलब लोडिंग सिमेट्रिकली प्लेस है, और अगर लोड सिमेट्रिकली प्लेस है तो सपोर्ट रिएक्शन भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो टोटल लोड कितना है, टोटल लोड है P प्लस P इज इक्वल टू 2P। तो यहाँ पे कितना आएगा ट्रांसफर होके, P आएगा, और यहाँ पर भी P आएगा। तो डायग्राम बना लो, सपोर्ट रिएक्शन क्या है, P आ गया आपका। शेयर डायग्राम कैसा बनेगा, तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट बनाऊं तो P यूनिट ऊपर चला गया, उसके बाद कांस्टेंट रहेगा, और P है इसको आगे क्या कर देगा, जीरो। उसके बाद चल रहे हैं कांस्टेंट, सडनली P आया, डाउन चला गया, कांस्टेंट, रिएक्शन क्या कर देगा, इसको ज्वाइन करा देगा। ये भी हो गया P, ये भी हो गया P, एक हो गया प्लस, एक हो गया माइनस। प्लस माइनस पूछा नहीं है, मैग्नीट्यूड पूछा नहीं, सिर्फ डायग्राम पूछा है, तो इट्स ऑप्शन सी, ठीक है। कुछ लोग बहुत स्लो हैं भाई, थोड़ा सा स्पीड उड़ाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the simply supported beam shown in the figure below, at what distance from the support A is the shear force? ये भी डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए वैल्यू, और अगर याद नहीं है तो स्पीड से सोल्व कर लो, तो 1 मिनट में तो सोल्व हो ही जाता है ऐसा क्वेश्चन। ये सेक्शन कट कर लो, सपोर्ट रिएक्शन कितनी होगी, तो यार अगर वो भी याद नहीं है तो क्या करें अभी बताओ। यहाँ पर एक जगह आएगी कितना, एल, WL/3 एंड WL/6, तो कम कहाँ होगी, यहाँ पर ज़्यादा कहाँ होगी, वहाँ पर जहाँ पे ज़्यादा हेड है, वैसे निकाल सकते हो उसको। चलो रिएक्शन निकाल के दिखा देता हूँ, इसको मान लेते हैं RA, इसको मान लेते हैं RB। इसलिए बोलता हूँ ना, स्टैंडर्ड केसेस की सारी वैल्यूज याद करो आप, याद नहीं करोगे एग्जाम में करते रह जाओ, फिर इसको मोमेंट ले लो, यहाँ पे BP ले लेते हैं, टेकिंग मोमेंट,
अबाउट बी, बी पे मोमेंट ले लो तो क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एल, किसके इक्वल होगा, मोमेंट के, लोड की वजह से कितना मोमेंट है, इट्स नॉट गिवन, तो डब्लू होगा यहाँ पे, है ना, तो डब्लू है वहाँ पे, तो ओ दिया हुआ है, सॉरी इट्स गिवन ऑलरेडी। तो डायग्राम का एरिया ही उसका फोर्स होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू एल दिया है कैपिटल, तो एल ले लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ एल, तो यहाँ से एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, तो आर ए की वैल्यू कितनी आ गई, डब्लू L/6, आर बी कितना आ जाएगा, आर ए प्लस आर बी कितना है टोटल लोड यार, देखिए जब ये अगर ये यूडीएल होता, अगर ये यूडीएल होता तो कितना हो जाता, डब्ल्यू इंटू एल, पर यूडीएल तो है नहीं, तो टोटल कितना हो जाएगा, हाफ कर दो इसको, तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल होना था पर है नहीं, आधा है उसका, तो WL/2, नहीं तो फिर आप इसका एरिया निकालो फिर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो भी WL/2, तो आपका तरीका है, आप किस तरीके से जल्दी से पकड़ लेते हैं, तो WL/2, ओके, तो यहाँ से माइनस कर दो, WL/2 माइनस WL/6 इज इक्वल टू WL/3, कैसे, 6 - 2 हो जाएगा कितना, 6 - 2 4, और 6 × 2 = 12, 4/12 3, तो WL/3, तो ये आ गया आपका WL/3, और ये आ गया आपका WL/6। आप पूछ रहे हैं कि कितने डिस्टेंस पे शेयर फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो मान लेते हैं किसी x डिस्टेंस पे शेयर फोर्स जीरो हो जाएगा, तो शेयर फोर्स की इक्वेशन लिख दो यहाँ पे शेयर फोर्स कितना होगा, शेयर फोर्स एट एनी लोकेशन x इज इक्वल टू, अपवर्ड फोर्स है तो WL/6 माइनस डाउनवर्ड फोर्स है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी हो जाती है, W/L/6 हो जाती, तो W/L/x हो जाएगी, तो W/L/x कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, सोल्व कर लो यहाँ से, WL/6 इज इक्वल टू WX² / 2L, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, एल को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, तो ये कितना बचेगा, L² / 3 इज इक्वल टू x², यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, √L²/3, स्क्वायर लगा है एल के ऊपर तो एल आ गया बाहर, और √3 रह गया इसके ऊपर, L/√3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। शेयर फोर्स कहाँ पे जीरो होगा, तो मैंने शेयर फोर्स की इक्वेशन बनाई और पुट कर दिया जीरो के इक्वल, आ गया एक्स निकल के, ये सारी चीजें क्लास में कराई हैं बहुत बार। अच्छा, कुछ लोगों को आंसर पता थे, वेरी गुड, अच्छा लगा, चलिए नेक्स्ट, द बीम shown in the figure, the maximum positive bending moment is equal to the maximum negative moment, the value of L1 is, so this is a very good question, इसके लिए मैं आपको टाइम देना चाहूंगा 1 मिनट का, आप लोग निकालिए 1 मिनट का टाइम, क्या आ गया भाई, तुक्का थोड़ी ना मारना है सुरैम, सोल्व करना था, हाथ आलो फिर, L/√3, क्यों L/√3, अभी L/√3 है इसलिए L/√3 आएगा क्या सबका आंसर, टाइम अप, यहाँ पे L/√3 आया तो इधर भी लगे L/√3 चिपकाने, क्या क्या मतलब इस बात का भाई, हैं, आओ इसका कंसेप्ट समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, दोबारा आ जाएगा तो फटाक से टिक कर दोगे एग्जाम में, आओ ठीक है, समझ लेते इसको, जिन लोगों का SFD BMD क्लियर है तो वो इस फिगर को देखकर ही बना सकते हैं इसका SFD
और या फिर BMD, और इसको मैं देख के ही BMD बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा होगा अप्रोक्सीमेटली। ये ओवरहैंग है तो पैराबोलिकली वेरी करेगा, उधर भी ओवरहैंग है, ये भी पैराबोलिकली वेरी करेगा, है ना। ये कुछ इस तरह बनेगा इसका BMD, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल हो तो L1 की वैल्यू क्या होगी L के टर्म्स में, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये वाला स्पेन जो है वो L1 का है, और ये जो इंटरमीडिएट है ये L है। तो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि M1 होगा, और पॉजिटिव कितना हो जाएगा M2 होगा। ध्यान से समझना बात को, एक बार समझोगे तो फिर कभी भूलोगे नहीं इस क्वेश्चन को। M1 M1 कितना हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे W है, तो यहाँ पे मोमेंट ले लो बेटा, मोमेंट लो तो इधर W इंटू L1, W इंटू L1 फोर्स बन गया, और सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितना, हाफ हो जाएगा इसका L1/2 नेगेटिव में, ठीक है। तो कितना आ गया, नेगेटिव बोल ही दिया मैंने इसको, नेगेटिव मोमेंट है ये, तो नेगेटिव लगाना जरूरी नहीं है। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट M1 W L1/2, ठीक है। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो यहाँ पर ये क्या दे रहा है भाई, ये दे रहा है मुझे होगिंग, और ये वाला पोर्शन क्या दे रहा है मुझे, सैगिंग, राइट, होगिंग एंड सैगिंग। नाउ मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कितना होगा इसके लिए, WL²/8 होगा। पर सर WL²/8 तो तब होता जब ये वैल्यू यहां से राइज करती है कि नहीं, जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम में करती, पर ये सिंपली सपोर्टेड है नहीं, ये ओवरहैंग है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, अगर ये यूडीएल का केस होता बेटा तो इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना बनता है, ये बनता है सर WL²/8। तो अभी भी WL²/8 होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस करना पड़ेगा आपको। कितना माइनस करूं, M1 माइनस करना पड़ेगा। M1 वाली क्वांटिटी को माइनस करने से जो बचेगा वही M2 बचेगा, राइट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस, फिर से समझो। सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है, सैगिंग बनता है, और ये वैल्यू होती है WL²/8। लेकिन मैं क्या करूं, यहां से ये वाली वैल्यू WL²/8 तब होती है जब इतना होता है, लेकिन यहाँ पे ओवर हैंगिंग की वजह से कुछ मोमेंट क्या हो गया मेरा, नेगेटिव में चला गया, तो इसको माइनस करना पड़ेगा WL²/8 में से, तो माइनस कर लो, तो कितना आएगा यहाँ से, -M1 इज इक्वल टू WL²/8 माइनस WL1², और मैं माफी चाहूंगा कि यहाँ पे मुझे कैपिटल L लिखना पड़ेगा, मेरी आदत है स्मॉल l लिखने की, तो सिर्फ मैं नोटेशन चेंज कर रहा हूँ, WL²/8 और इसमें से माइनस करूंगा M1, तो WL²/8 माइनस M1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज W इंटू L1²/2, तो ये हो गया M2, ठीक है। तो फॉर द बीम शोन इन द फिगर द मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू द मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, तो ठीक है, M1 बोल रहा है M2 के इक्वल होगा। अगर ऐसा है तो पुट करो वैल्यू, M1 की वैल्यू हो गई WL1²/2 इज इक्वल टू M2 की वैल्यू हो गई WL²/8, ये है भाई M2 और ये है M1, दोनों की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, WL²/8 माइनस WL1²/2, माइनस वाली क्वांटिटी उस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा, WL1²/2 प्लस WL1²/2 इज इक्वल टू WL²/8, तो ये तो हो गया कितना, ट्वाइस ऑफ दिस, तो 2 से 2 कैंसिल, WL1² नथिंग इज इक्वल टू WL²/8, W से W भी कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर को इधर फेंक दो, तो ये बचेगा यहाँ से L1 की वैल्यू आएगी √L²/8, लेकिन मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ, L1 की वैल्यू कितनी आई है, √L²/8। अब 8 को कैसे लिखा जा सकता है भाई, 8 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर इंटू 2, 2 टू द 4 टू द 8 लिख सकते हैं, तो क्योंकि स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा 2, रूट से कैंसिल आउट हो गए, तो L के ऊपर स्क्वायर ऑलरेडी था तो L बाहर आ गया, लेकिन नीचे में सिर्फ 2 के ऊपर स्क्वायर है तो 2 बाहर आ गया और एक √2 अंदर रह जाएगा, तो दिस इज द रिलेशन, L1 किसके इक्वल होना चाहिए, L/2 √2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है।
तो इस टाइप की प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आपके आंखों के सामने आया तो मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कि आप इसको गलत करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। डिड यू अंडरस्टैंड क्लास? तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई लिखने पे उस पर फोकस ना करे, जब मैं समझा रहा हूँ तो पूरा ध्यान 100% कंसंट्रेशन के साथ सुने। पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो उसकी चिंता ना करें। डिड यू अंडरस्टैंड क्लास? ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 26। If a beam is subjected to constant bending moment along its length, then the shear force will also have a constant value everywhere along its length, or it will be zero at the section along the beam, or will be maximum at the center and zero at the end, or will be maximum at the ends and zero at the center. Which option is correct? बताइए, do response. अगर कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट है तो शेयर फोर्स क्या होगा? जीरो हो जाएगा। शाबाश। कैसे हो जाएगा? देखिए, शेयर फोर्स क्या होता है? शेयर फोर्स होता है dm/dx। मतलब अगर आपको याद ना रहता है ना तो आप सिंपल से मोमेंट तो निकालते हो यार। मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना? सारी ट्रिक्स है हमारे पास। डिस्टेंस को डिवाइड करो तो m/डिस्टेंस इज इक्वल टू एफ। तो चेंज इन शेयर फोर्स df डिफरेंशिएट कर दो dx, d/dx ऑफ m। आ गया रिलेशन। तो df/dx, df इक्वल टू dm/dx। अगर ये जीरो हो रहा है, तो अगर जीरो हो रहा है तो शेयर फोर्स भी क्या होगा? जीरो होगा ऑल सेक्शन, बिकॉज dm इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। मैं ये नहीं बोल रहा कि मोमेंट जीरो है, मैं ये बोल रहा हूँ कि चेंज इन मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज जीरो। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मोमेंट में चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब मोमेंट सेम है। और अगर मोमेंट सेम है तो शेयर फोर्स क्या होगा? चेंज इन शेयर फोर्स, नथिंग, जीरो। ठीक है, ऑलराइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। If the bending moment diagram for a simply supported beam is of the form of as given in the figure, then the load acting on the beam is। तो गिवन डायग्राम के लिए बताइए, सिंपली सपोर्टेड बीम का केस है, ऐसा कब होगा? इट इज ओनली द केस। ये सारी चीजें ना एग्जाम में बनाई नहीं जाती, ये चीजें पूरी ध्यान रखी जाती है। जितने भी स्टैंडर्ड केसेस हैं, एसएफडी के, बीएमडी के, डिफ्लेक्शन के, फिर शेयर डिस्ट्रीब्यूशन के अक्रॉस द मेंबर, वो सब याद रखना है। मैं बाद में आपको कुछ पिक्चर्स शेयर करूंगा या फिर नोट्स बना के मैं खुद भेजूंगा, जिसमें डिफरेंट टाइप की बीम, उनके कॉरस्पॉन्डिंग शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, डिफ्लेक्शन और शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, वो सारी वैल्यू याद रखनी है आप। तो सी, अगर मैं यहाँ पे एक कपल इंट्रोड्यूस कर दूं, दिस इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी एंड दिस सी, तो व्हाट इज द सपोर्ट रिएक्शन? आर ए प्लस आर बी कितना हो गया? सिंपल सी बात है, जीरो हो गया। तो मोमेंट लो बी पर, आर बी इंटू एल, सपोज एल इज द स्पेन, आर बी इंटू एल, आर बी इंटू एल, आर बी इंटू एल प्लस एम इज इक्वल टू जीरो। आर बी की वैल्यू कितनी आ गई? -m/l। तो आर ए कितना होना पड़ेगा? +m/l। ठीक है, तो इसको एक काम करो, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है ना, तो प्लस में आने से मोमेंट ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज लगा होगा। ये भी पता कर सकते हैं हम कि कैसा कपल लगा है। एंटी क्लॉकवाइज लगाया ना मैंने, क्लॉकवाइज लगा दो, क्योंकि जब ऐसा होगा तभी ये माइनस आएगा। अभी लो मोमेंट,
आर बी इंटू एल, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज हो गया, माइनस एम इज इक्वल टू 0। तो आर बी कितना आ गया, पॉजिटिव एम बाई एल, तो आर ए हैज़ टू बी माइनस एम बाई एल। अब लगाओ मोमेंट को, तो यहाँ पे आ गया माइनस एम बाई एल, तो ये ऊपर की तरफ नहीं, डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, एम बाई एल। अब करो एम बाई एल इंटू डिस्टेंस, एम बाई एल इंटू डिस्टेंस करेगा तो यूनिफॉर्मली क्या करेगा, वेरी करेगा, और जैसे ही एम आएगा यहाँ तक कितना आ जाएगा, यहाँ तक कितना हो जाएगा, एम बाई एल इंटू एल बाई टू। क्या क्या आ रहा है ये, यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, एम बाई एल इंटू एल बाई टू, माइनस में एम बाई एल इंटू एल बाई टू, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, एम बाई टू वैल्यू आ गई यहाँ पे, उसी पॉइंट पे क्लॉकवाइज आ गया, इसी को पॉइंट पे क्लॉकवाइज आने से माइनस एम बाई टू प्लस एम क्या हो जाएगा, प्लस एम बाई टू, तो सडनली जंप कर जाएगा यहाँ पे प्लस एम बाई टू, और उसके बाद आते आते जीरो। तो ये केस है किसका, अ मोमेंट इज अप्लाइड एट सी, ठीक है, मोमेंट या कपल अप्लाई किया है, और इवन तो अगर डायरेक्शन ही पूछ लेना गिवन डायग्राम के लिए तो अपन तो डायरेक्शन ही बता देगा, अगर ऑप्शंस में आ जाते कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज तो वो भी बताया जा सकता है, ठीक है, अगर ऑप्शंस में डायरेक्शन भी आ जाता क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज तो वो भी बता सकते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, I expect some more answers from the other students as well. Try to do participate जब मौका दिया जा रहा है। सिर्फ वो डायग्राम बनाना है। वो एक गिने चुने स्टूडेंट सिर्फ रिप्लाई कर रहे हैं। व्हाट्स अबाउट अदर? चलिए देख लीजिए। तो जो लोग उल्टा पुल्टा आंसर कर रहे हैं उनका अभी तक इतना भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि द इफेक्ट ऑफ couple or moment does not considered during shear force calculation। इसका जब इफेक्ट आएगा ही नहीं तो अगर आप बनाना स्टार्ट करोगे तो अगर यहाँ पे लोड W है तो रिएक्शन कितना आया W, है ना। अच्छा, तो अपवर्ड डाउनवर्ड लोड W, अपवर्ड लोड, तो यहाँ से अगर इसको मैं बनाऊँ तो ऊपर W चला गया कांस्टेंट, पॉइंट लोड खत्म, या इधर से बनाना चाहो तो पहले डाउन चला जाएगा, ये बेस लाइन ये पकड़ लो, डाउन गया कांस्टेंट, उसी के लिए रिएक्शन आ गया, तो इट्स अ रेक्टेंगल, ऑप्शन डी। कपल का इफेक्ट भाई शेयर फोर्स में नहीं लेते, शेयरिंग थोड़ा ही करा रही है बीम का, या बीम का डिस्टोर्शन ये शेयर में करा रही है क्या? कैसे बताया था मैंने आज डायग्राम को, ये बीम है, तो बीम पे नंबर ऑफ फोर्सेज जब ट्रांसवर्स फोर्सेज लगेंगे तभी तो दो प्लेन के बीच में शेयरिंग कराएगी, ये तो रोटेशन करा रही है यार, घुमा रही है, ये शेयरिंग एक्शन नहीं लेके आती, इसलिए शेयर फोर्स कैलकुलेशन में कपल को इंट्रोड्यूस या इसका इफेक्ट को कंसिडर नहीं करते, बेंडिंग मोमेंट में करेंगे। नाउ ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर का आ गया बाय मिस्टेक, वैसे सोम स्ट्रक्चर थोड़ा सा तो ओवरलैप करता ही है। डायग्राम बेंडिंग मोमेंट
distribution in a beam is shown in the figure given below. तो क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट है। क्या पूछना चाहते हैं? बेंडिंग मोमेंट दे दिया तो क्या बताएं इसका? शेयर फोर्स बताना है शायद। बेंडिंग मोमेंट दिया है, शेयर फोर्स क्या होगा ये बताओ। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। आंसर्स ए। तो मैं आपको बता दूं ये फिक्स्ड बीम का केस है। दिस इज अ केस ऑफ फिक्स्ड बीम। तो फिक्स्ड बीम है, कैरिंग पॉइंट लोड। उसके केस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये बनेगा और शेयर फोर्स डायग्राम ए। तो जिनका ए है वो सही है। स्टैंडर्ड केस है, याद रखना पड़ेगा। एज आई टोल्ड यू, आई विल सेंड यू सम पिक्चर्स, वहां से आप सब इन डेटा को याद करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। चलिए, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। बताइए। The simply supported beam is loaded as shown in the figure. The maximum shear stress in the beam will be shear force, sorry, shear force कितना होगा मैक्सिमम? तो देखिए मैक्सिमम शेयर फोर्स का होगा, फिर से वही बात, W इज प्लेस्ड एट L डिस्टेंस, यहाँ पे भी L डिस्टेंस पे है ना, और एकदम सेंटर पे है 2W, तो लोड तो सिमेट्रिकली प्लेस होगा। टोटल लोड कितना हुआ? टोटल लोड हो गया कितना? W प्लस 2W प्लस W इज इक्वल टू 4W। अब क्योंकि लोड इज सिमेट्रिकली प्लेस, तो 2W क्या हो गया आपका? शेयर फोर्स, आई मीन सॉरी, रिएक्शंस हो गई, सपोर्ट रिएक्शंस। इसका डायग्राम अगर बनाना चाहें तो डायग्राम कैसा बनेगा? टू डब्ल्यू है, सपोर्ट रिएक्शन इज 2W, तो 2W अप, देन कांस्टेंट 1W डाउन, डाउन कांस्टेंट 2W changes sign, then constant again W, support reaction 2W, so 2W W W 2W, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना आ रहा है? सपोर्ट्स पर ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 2W। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। A simply supported beam is subjected to a distributed loading as shown in the figure.
गिवन व्हाट इज द मैक्सिमम शेयर फोर्स इन द बीम। मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ आएगा, सपोर्ट रिएक्शन पे, सपोर्ट रिएक्शन निकालनी पड़ेगी इसकी। तो सपोर्ट रिएक्शन कितनी है, अब चाहे तो इसका फिर से वही आप मोमेंट लो, तो मैं ये बोलता हूँ बेवकूफ़ी मत करो, एमसीक्यू लगाना है। ये बन गया आपका क्या, यूडीएल, लेकिन यूडीएल का जस्ट हाफ है, ये वाला जो यूडीएल है यूडीएल का जस्ट हाफ है, तो हाफ है तो कितना हुआ, यूडीएल होने से कितना होता है रिएक्शन, एल बाई टू आता है, लेकिन ये उसका भी हाफ है, तो इसको हाफ कर दो दोनों तरफ, हाफ ऑफ WL/2 कितना हो गया, WL/4, WL/4 है ना, तो क्या हो जाएगा ये आंसर, WL/4। ठीक है, डायरेक्टली बता सकते हैं, बोलिए। या हमें कैसे पता सर, यहीं पर ये यहीं पे होगा, ये सपोर्ट पर ही मैक्सिमम होगा, तो इसका एक तरीका और है मेरे पास प्रूफ करने का। देखिए अब मान लो कि किसी एक्स सेक्शन पे ये जाके मैक्सिमम हो जाता है, तो शेयर फोर्स की इक्वेशन लिख लीजिए यहाँ पे, किसी एक्स सेक्शन पे, तो शेयर फोर्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अपवर्ड फोर्स कितना है WL/4 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो सिमिलर ट्राइंगल से हो जाएगी W/L इंटू एक्स, लेकिन ये L नहीं है, L/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, दिस इज द हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू 2W/L इंटू एक्स, सिमिलर ट्राइंगल से निकाला है मैंने हाइट, यहाँ पर यहाँ का हाइट है ये, लोड इंटेंसिटी रेट ऑफ लोडिंग इधर पे, ट्वाइस W/L इंटू एक्स, सिमिलर ट्राइंगल से निकाल सकते हो आप, चेक कर लेना कितना ही आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया WL/4 माइनस WX² तो एक काम करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो मैक्सिमम के लिए, डिफ्रेंशिएटिंग एंड पुटिंग टू इक्वल टू 0, तो डिफ्रेंशिएशन करोगे कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0, ठीक है, थोड़ा इसको रफ रफ कर देता हूँ, ये WL/4 था, ये x था, ये WL/4 था, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है नहीं, तो ये 0 हो गया, माइनस माइनस WX² स्क्वायर है तो पहले आ गया 2 बाहर, W, ठीक है, 2WX/L इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 इंटू L माइनस 2W, तब क्या हो गया 0 ही हो गया, x 0 होगा तो ही शेयर फोर्स मैक्सिमम होगा, तो मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि सपोर्ट रिएक्शन पे आएगा, पर ये प्रूफ थोड़े ना करोगे आप, ये तो प्रूफ आपके लिए है अभी एग्जाम से पहले, आपको याद रखना है कि सपोर्ट रिएक्शन पे मैक्सिमम शेयर फोर्स बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर वो है जहां पर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, सिंपल सी बात है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, और पॉइंट ऑफ वर्चुअल हिंज और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ रिएक्शन A एंड P ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम इज, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सपोर्ट रिएक्शन निकालनी पड़ेगी आपको RA एंड RB, RA एंड RB, ओह, लेकिन यहाँ पर स्पेन तो दिया नहीं है, या स्पेन लिखा नहीं है, इस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ दो, मैं लेके आऊँगा इसको वापस से डेटा के साथ, ठीक है, 33 को डी से कराऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेन नहीं है, और जब तक स्पेन नहीं होगा आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, 34 को देखिए।
चलिए आंसर कीजिए। Cantilever beam is subjected to moments as shown in the figure. The bending moment diagram of the beam will be. So it's quite simple. Bending moment diagram है, कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे कपल लगा दिया 50 का। कैसा है ये? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो क्या दे रहा है? हॉगिंग दे रहा है। हॉगिंग दे रहा है तो नेगेटिव होगा। और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो क्या करेगा? सेकंड करेगा 30, साइन चेंज होगा। तो अगर डायग्राम में बनाऊँ तो इसी पॉइंट पर 50 क्या हो गया? डाउन हो गया, फिर कॉन्स्टेंट आया, और फिर 20, 50 माइनस 30, 20 कॉन्स्टेंट। इस 20 के लिए यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन आ रहा हो, ये हो गया आपका 50, 20। ऑप्शन ए मैच हो गया। Got it? अरे 50 कैसा? क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो डाउन गया 50। उसके बाद सी से बी तक कुछ भी नहीं है, तो एक कपल है, डिस्टेंस का फंक्शन है, उसी पॉइंट पे एक्ट करेगा। तो उसी पॉइंट पे 50 आया, एंड देन सी टू बी देयर इज नो चेंज। अब ये 50 में 30 ऐड होके 80 होना था क्या? क्यों होगा 80? क्योंकि इसका डायरेक्शन कैसा है? क्लॉकवाइज, और ये कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस करना पड़ेगा 30। 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 20, तो आ गया 20। और ये 20 यहाँ तक क्या है? कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट आ गया। इसी 20 को रजिस्ट करने के लिए यहाँ पर आ रहा होगा जो दिखाई नहीं दिया है, मतलब एग्जाम मतलब फिगर में नहीं देखे रखे, दैट इज द रेस्टिंग मोमेंट। तो ऑप्शन, इफ इट इज ऑप्शन ए, तो ए इज करेक्ट। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। A simply supported beam of span L carried a concentrated load W at mid span। ठीक है, रख लो जी। सिंपली सपोर्टेड बीम है और कंसंट्रेटेड लोड है मिड स्पैन पे। If the width B of the beam is constant and its depth is varying throughout the span, then what should be its mid span depth when the design stress is F? बताइए। डिजाइन स्ट्रेस इज F। F तो बताया हुआ है ना। स्ट्रेस को क्या ले लिया इसने? स्ट्रेस को मान लिया F। सिग्मा क्यों F माना हुआ है? सिग्मा इक्वल टू F है, तो आपको D बताना है, D कितना होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम वी नो M इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू सेक्शन मॉडुलस, और स्ट्रेस को लिखना पड़ेगा मुझे F इनटू सेक्शन मॉडुलस। और मोमेंट कितना होता है? कंसंट्रेटेड लोड है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा जिसके लिए डिजाइन करना पड़ेगा मुझे? WL/4। कैसे आया याद रखना पड़ेगा। अभी हर चीज में कैसे आया कैसे कैसे आया करोगे तो हो गया। WL/4 इज इक्वल टू F इंटू BD²/6। ठीक है। एल को क्या माना है इसने? कैपिटल माना है, तो एल को कैपिटल लिख लो। नोटेशन देखो बाद में भी चेंज हो सकते हैं, है ना। WL/4 इज इक्वल टू F इंटू BD²/6, ये होता है सेक्शन मॉडुलस। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए? डी चाहिए। देखते हैं डी निकाल के, याद आ गया तो 6 को इधर भेज दोगे, तो यहाँ से आ जाएगा ये 6WL/4B, और ये F भी नीचे आएगा। F और B नीचे आ गया 4 के साथ, 6 को शिफ्ट कर दिया मैंने। 6WL क्या बचा? D², तो D यहाँ पे आएगा अंडर रूट। सोल्व कर लो इसको, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3/2 आ गया मेरे पास। तो √3/2 WL/BF। तो 3/2 simply supported beam of span W, L carry constant with P its mid span
What should be your answer, guys? Check this out. My answer is 3/2 WLPF. It's not matching. 3WL/BF ये तो आ रहा है, 2 नहीं है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था। ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन मिस्टेक। कोई नहीं, अप्रोच समझ में आया ना। So that's all for today. 35 questions we have done. Some more questions are there. तो कल करते हैं उनको। आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना चाहते तो पूछिए। 2 मिनट्स टाइम बिफोर गोइंग। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ, 2 मिसिंग था ऑप्शंस में। ऑप्शन में 2 मिसिंग था, कोई बात नहीं। वैसे भी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। मिस्टेक तो होती रहती, कोई बात नहीं। ह्यूमन एरर्स, टाइपो एरर। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ लेट मी नो। देन अदरवाइज गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। कल कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट होगा? इट्स नॉट टेस्ट यार, ये टेस्ट थोड़े चल रहा है। इट्स अ प्रैक्टिस सेशन। इट इज़ अ प्रैक्टिस सेशन भाई। इमेज शेयर कर दिए। इमेज नहीं है, ये पीडीएफ है। पीडीएफ मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप में, और जिसको पीडीएफ नहीं मिलेगी मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट करे। रिकॉर्ड में मिलेगा, हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर को ढूंढने में कैपेबल नहीं है तो लेट मी नो, आई हेल्प यू। हाँ डेफिनेटली, मैं शेयर नहीं कर सकता। इट्स एक्चुअली ये डायरेक्टली एप्लीकेशन से अपलोड होता है, तो अपलोडिंग में टाइम लगता है, तो 1 घंटे के अंदर शायद अपलोड हो जाता है। तो वो आपको मिल जाएगा लाइव क्लासेस के सेक्शन में जाके। हाँ बट अच्छा अच्छा, वो वाली इमेज। ओके 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 दुबी, ओके गॉट इट। भेजता हूँ बेटा, भेजता हूँ। एनीथिंग एल्स क्लास? आर यू एंजॉइंग द लेक्चर? ओके, दैट्स विल बी डिलीवर्ड टू यू मार्शल इन द क्लास। कल क्लास आ रहे हो ना? एनीथिंग एल्स? ओके, चलिए फिर देन, गुड नाइट, सायोनारा, बाय बाय।